अगली सुबह कमरे में बिखरा हुआ कांच और हवा में अभी भी कल रात के उस पागलपन की महक थी। नंदिनी ने जैसे ही करवट ली, उसके पूरे बदन में एक मीठा सा दर्द और सिहरन दौड़ गई। कल रात अगस्त्य का वो बेकाबू जुनून, वो खुरदरे हाथ और वो खूंखार प्यार। नंदिनी की नींद झटके से खुली। उसने आंखें खोली तो उसकी सांसें वहीं अटक गई। अगस्त्य सो नहीं रहा था। वो बिस्तर पर अपने कोहनी टिकाए बिल्कुल किसी भूखे शेर की तरह उसे ही घूर रहा था। उसके उस चौड़े नंगे सीने पर कल रात नंदिनी के नाखूनों के ताज़ा लाल निशान साफ दिख रहे थे। नंदिनी को अचानक एहसास हुआ कि चादर के नीचे उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। उसका पूरा शरीर कान तक लाल हो गया। शर्म के मारे उसने झट से वो रेशमी चादर खींची और खुद को गले तक ढक लिया। अगस्त्य की एक भारी और नशीली हंसी उस शांत कमरे में गूंजी। उसने अपना फौलादी हाथ आगे बढ़ाया और नंदिनी की मुट्ठी से चादर को बहुत ही आराम से लेकिन एक जबरदस्त पकड़ के साथ नीचे खींच लिया। अगस्त्य, क्या कर रहे हो? मुझे कपड़े पहनने हैं। नंदिनी हड़बड़ा गई, लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी। किससे छुप रही हो? अगस्त्य उसके और करीब खिसक आया। उसकी गर्म सांसें नंदिनी के चेहरे से टकराने लगी। कल रात जब मेरे नाखूनों से तुम्हारी पीठ छिल रही थी, तब तो तुमने मुझे रोकने के लिए नहीं कहा। नंदिनी की आंखें शर्म से और बड़ी हो गई। आप कितने बेशर्म हैं। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। मेरा पूरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा है जैसे किसी ने मुझे ट्रैक के नीचे कुचल दिया हो। और आपको मजाक सूझ रहा है? नंदिनी ने मुंह बनाते हुए अपनी पुरानी बक शुरू करनी चाहिए, लेकिन अगस्त्य ने अपने भारी हाथ से नंदिनी की दोनों कलाइयों को पकड़ा और उसे झटके से अपने नीचे दबा लिया। नंदिनी की सारी बकवास एक पल में हवा हो गई। अगस्त्य का चेहरा अब बिल्कुल सीरियस और खौफनाक हद तक पॉजेसिव हो चुका था। उसकी सर्द उंगलियां नंदिनी की गर्दन और कॉलर बोन पर उभरने उन गहरे लाल और नीले निशानों को छूने लगी जो उसने कल रात अपने दांतों से बनाए थे। उस छुअन से नंदिनी की हल्की सी सिसकी निकल गई। दर्द हो रहा है? अगस्त्य ने बेहद खुरदरी और भारी आवाज में पूछा। नंदिनी ने सिर्फ अपनी पलकें झपका दी, जिसे देखकर अगस्त्य ने उन निशानों पर अपने होंठ रख दिए। एक बहुत ही गर्म और गहरा किस ने नंदिनी के पूरे शरीर में सिहर दौड़ा दी थी। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी अगस्त्य की जुनून से भरी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। ये दर्द मेरी निशानी है। ये दर्द तुम्हें हर पल याद दिलाएगा कि तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी रूह से लेकर तुम्हारे जिस्म के हर कतरे तक सब मेरा है। अगस्त्य की आवाज़ में जो पागलपन और प्यार था, उसने नंदिनी के अंदर के सारे खौफ को पिघला दिया। सर्द और दर्द की जगह अब उसी जुनून ने ले ली थी। नंदिनी ने अपने कांपते हुए हाथ अगस्त्य के बालों में उलझा दिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो भी उसके गले से लेकर उसके होठों और कॉलर बोन को चूमने लगा। उसके हाथ तो अलग ही डायरेक्शन में भाग रहे थे, लेकिन ये एहसास होते ही नंदिनी ने झट से उसके हाथों को पकड़ लिया और एकदम से अपनी आंखें खोल दी। पता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नंदिनी ने अगस्त्य की आंखों में देखते हुए एक हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ कहा। आप प्यार भी ऐसे करते हैं जैसे किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हो। अगस्त्य की आंखों में वो खूंखार चमक फिर से लौट आई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी ठक 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 कमरे के दरवाजे पर विक्रम की आवाज़ आई। बॉस, कॉल है। कुछ बात बहुत बिगड़ चुकी है। रोमांस का वो नशीला बुलबुला फूट गया। अगस्त्य के चेहरे की नसें तन गई और वो वापस एक खूंखार माफिया बन गया, लेकिन बिस्तर से उठने का उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था। दरवाजे पर विक्रम की आवाज़ सुनकर अगस्त्य के चेहरे की नसें तन जरूर गई थी, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी नंदिनी के कांपते हुए गुलाबी होठों पर टिकी थी। उसने जाने से पहले अपने दोनों भारी और खुरदरे हाथों से नंदिनी का चेहरा थाम लिया। नंदिनी कुछ समझ पाती या अपनी कोई नई बकवास शुरू कर पाती, उससे पहले ही अगस्त्य ने अपने होठ पूरी ताकत और एक वहशीपन के साथ नंदिनी के होठों पर रख दिए।
इस किस में एक पागलपन था, एक ऐसा खौफनाक जुनून जो साफ बता रहा था कि वो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहता। अगस्त्य के होठों की वो जंगली और रफ हरकत नंदिनी की सांसों को जैसे पूरी तरह से सोख रही थी। उस बेकाबू जुनून के बीच अगस्त्य ने नंदिनी के निचले होठ को अपने दांतों से हल्का सा काटा, जिससे नंदिनी के मुंह से दर्द और नशे में डूबी एक मीठी सी आह निकल गई। उस हल्के से दर्द ने नंदिनी के पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ा दी और उसके हाथों ने अनजाने में ही अगस्त्य के चौड़े नंगे कंधों को कसकर पकड़ लिया। अगस्त्य ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि नंदिनी की सांसें पूरी तरह से उखड़ने नहीं लगी। जब वो पीछे हटा तो नंदिनी का चेहरा शर्म और बेकाबू प्यार से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। दर्द से उसके होठ हल्के सूज गए थे, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे इस खूंखार इंसान के इस पागलपन पर एक अजीब सा प्यार और खुशी महसूस हो रही थी। अगस्त्य ने अपने अंगूठे से नंदिनी के कांपते और लाल होठों को हल्का सा छुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी। तुम्हारी ये उखड़ी हुई सांसें और ये होठ सिर्फ मेरी जागीर है, अगस्त्य ने एक बेहद खुरदरी और नशीली आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा। जब तक मैं लौट कर नहीं आता, मेरी इस छुअन और इस मीठे दर्द को भूलने की गलती मत करना। उठो और तैयार हो जाओ, अगस्त्य ने अपनी ब्लैक शर्ट उठाते हुए कहा और उसे लाल पीला होते छोड़कर चला गया। उसके जाते ही कमरे में जो एक भारीपन और पागलपन था वो अचानक से हल्का हो गया। नंदिनी ने एक गहरी सांस छोड़ी और तकिए से अपना मुंह छुपा लिया। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रहा था। उसके होठों पर अभी भी अगस्त्य के दांतों का वो हल्का सा दर्द और उस जंगली चुंबन का नशा महसूस हो रहा था। पागल इंसान, एकदम जंगली भेड़िया, नंदिनी ने तकिए के अंदर ही बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शर्माई हुई मुस्कान थी जिसे वो खुद भी नहीं रोक पा रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर ज़मीन पर रखे, उसके पैरों और कमर में एक अजीब सी कमज़ोरी और मीठा सा दर्द महसूस हुआ। कल रात का वो तूफान सच में उसके रोम रोम में बस गया था। वो लड़खड़ाते हुए आईने के सामने गई। आईने में खुद को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी गर्दन, कॉलर बोन और कंधों पर अगस्त्य के प्यार और पागलपन के वो लाल और नीले निशान साफ चमक रहे थे। ये निशान चीख चीख कर बता रहे थे कि वो अब किसकी जागीर है। दूसरी तरफ हवेली के बड़े से हॉल पे माहौल किसी शमशान घाट से भी ज़्यादा खौफनाक था। अगस्त्य अपनी भारी लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसकी शर्ट की बटन अभी भी आधे खुले थे, जिससे उसके सीने के वो पुराने जख्म और नंदिनी के नाखूनों के ताज़ा खरोच साफ दिख रहे थे। सामने टेबल पर स्वेटर पर इवानोव का कॉल चल रहा था। अगस्त्य, इवानोव की भारी और खुरदरी आवाज़ स्पीकर से गूंजी। सुना है कल रात मेरे आदमियों ने तुम्हारी हवेली में अच्छा खासा तमाशा किया। तुमने मेरा एक शूटर तो मार दिया, लेकिन वो लड़की, तुम्हारी वो नई कमज़ोरी, वो कब तक बचेगी? मेरे आदमी अभी भी शहर में हैं। हॉल में खड़े विक्रम और करण के पसीने छूट रहे थे। इवानोव ने सीधे अगस्त्य की सबसे नाजुक नस पर वार किया था। करण को लगा कि अगस्त्य अभी गुस्से में टेबल पलट देगा या बंदूक निकाल लेगा, लेकिन अगस्त्य हंसा। उसकी वो हंसी इतनी सर्द, इतनी शैतानी और इतनी खौफनाक थी कि हॉल का तापमान अचानक गिर गया। इवानोव, अगस्त्य की आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि मौत से पहले वाली वो भयानक शांति थी। तुमने कल रात एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मेरी हवेली का कांच तोड़ा, मुझे खून बहाने पर मजबूर किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तुमने उस लड़की की तरफ आँख उठाने की जो जुर्रत की है ना, उसके लिए अब तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। अगस्त्य कुर्सी से आगे की तरफ झुका। उसकी आंखें एक खूंखार दरिंदे की तरह चमक रही थी। वो मेरी कमज़ोरी नहीं है इवानोव, वो मेरा गुरूर है, और तुमने मेरे गुरूर को छूने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हारे पूरे एम्पायर को जलाकर उसकी राख से अपनी नंदिनी के पैरों तले बिछाने वाला कालीन बनाऊंगा। अपनी मौत के दिन गिनना शुरू कर दो।
कॉल कट गया। विक्रम और करण सन खड़े थे। अगस्त्य रायजादा ने आज तक किसी भी डील या दुश्मनी में इस तरह का पागलपन और पजेशन नहीं दिखाया था। तभी हॉल की बड़ी सी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट हुई। सबसे ऊपर देखा, सीढ़ियों पर नंदिनी खड़ी थी, लेकिन ये वो डरी हुई, चुलबुली और बेवकूफ़ लड़की नहीं थी जो कल तक अगस्त्य के पीछे छुपती फिरती थी। उसने अपनी वो पुरानी ढीली जींस और टी शर्ट फेंक दी थी। उसने अगस्त्य की वार्डरोब से एक काले रंग की बेहद महंगी और स्टाइलिश सिल्क की शर्ट पहनी थी, जो उसके लिए एक शॉर्ट ड्रेस जैसी लग रही थी। शर्ट की स्लीव्स उसने कोहनी तक मोड़ रखी थी। उसके बाल एक तरफ खुले थे और सबसे बड़ी बात, उसने अपने गर्दन और कंधों के निशानों को किसी स्कार्फ या मेकअप से छुपाने की कोशिश नहीं की थी। वो निशान अगस्त्य के नाम के किसी ताज की तरह उसके गोरे बदन पर चमक रहे थे। उसकी चाल में कल रात के दर्द की वजह से हल्की सी लड़खड़ाहट जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी निडरता थी। करण का मुंह खुला का खुला रह गया। भाई, ये हमारी नंदिनी है। अगस्त्य की नज़रें जैसे ही नंदिनी पर पड़ी, उसने अंदर का वो खूंखार शैतान जैसे एक पल के लिए थम गया। उसकी सुलगती हुई आंखें नंदिनी के बदन पर बने अपने निशानों और अपने उस काली शर्ट पर जाकर टिक गई। एक अजीब सा खौफनाक अधिकार उसके चेहरे पर छा गया। नंदिनी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर धीरे अगस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने विक्रम और करण की मौजूदगी की बिल्कुल परवाह नहीं की। आप बिना नाश्ता किए यहाँ आ गए, नंदिनी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बिल्कुल उसी पुराने बिना फिल्टर वाले अंदाज में कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में एक मालकिन वाला रुतबा था। और ये अपनी शर्ट के बटन क्यों खोल रखे हैं? ठंड लग गई तो क्या मैं आपको सूप पिलाती फिरूंगी? विक्रम ने खौफ से अपनी आंखें फाड़ ली। कोई भी इंसान अगस्त्य रायजादा से इस लहजे में बात करने के बाद जिंदा नहीं बचता था, लेकिन अगस्त्य ने अपनी जगह से उठकर नंदिनी की कमर में अपना भारी हाथ डाला और उसे झटके से अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। उसने नंदिनी के खुले हुए बालों को अपनी गर्दन से छिपा पीछे हटाया और उन लाल निशानों पर अपनी उंगली फेरते हुए एक शैतानी और नशीली मुस्कान के साथ कहा, शर्ट के बटन इसलिए खुले हैं ताकि दुनिया देख सके कि मेरी मालकिन ने नाखून कितने तेज है। नंदिनी का चेहरा एक ही पल में लाल टमाटर हो गया। वो शर्म से पानी पानी हो गई। अगस्त्य, सबके सामने क्या बोल रहे हैं आप, बेशर्म कहेंगे। उसने अपनी नज़रें चुराते हुए अगस्त्य के सख्त सीने पर एक हल्का सा मुक्का मारा। करण पीछे मुड़कर अपनी हंसी रोकने के लिए अपना मुंह बंद कर रहा था, जबकि विक्रम अभी भी सदमे में था। एक खूंखार माफिया बॉस और एक बड़बोली लड़की की इस अजीब और पागलपन से भरी केमिस्ट्री ने हवेली के उस खौफनाक सन्नाटे को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब मजाक खत्म। अगस्त्य की आवाज़ अचानक सख्त और भारी हो गई। उसने विक्रम की तरफ देखा। गाड़ियाँ निकालो विक्रम, आज इवानॉम के सबसे बड़े वेयरहाउस को राख में मिलाना है। और हाँ, अगस्त्य ने नंदिनी का नाजुक हाथ अपने फौलादी हाथ में कसकर पकड़ लिया, ये मेरे साथ जाएगी। नंदिनी ने झटके से ऊपर देखा। मैं वहाँ जहाँ गोलियाँ चलेगी? लेकिन मुझे तो बंदूक पकड़नी भी नहीं आती और मेरे पैरों में वैसे भी बहुत दर्द। नंदिनी बोलते बोलते अचानक रुक गई और शर्म से उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। अगस्त्य ने उसकी आंखों में एक अजीब से जुनून के साथ देखा और उसके कान के पास झुक कर फुसफुसाया, तुम्हें बंदूक पकड़ने की ज़रूरत नहीं है नंदिनी, तुम्हें बस मेरे बगल में खड़े होकर ये देखना है कि जो कोई तुम्हें डराने की कोशिश करता है, मैं उसका अंजाम क्या करता हूँ। आज दुनिया देखेगी कि इस शैतान की रानी कौन है। काले रंग की भारी और बख्तरबंद गाड़ियों का माफिला शहर से दूर एक वीरान इलाके में जाकर रुका, लेकिन गाड़ियाँ इवानॉम के गोदाम के सामने नहीं, बल्कि उससे करीब आधा किलोमीटर दूर एक ऊंची और सुरक्षित पहाड़ी पर रुकी थी। यहाँ से नीचे बना वह विशाल गोदाम साफ दिखाई दे रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अगस्त्य बाहर निकला। उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर निकाला।
पहाड़ी की ठंडी हवा से नंदिनी के बाल उड़ रहे थे। उसने घबराहट से नीचे देखा। गोदाम के बाहर इवानोव के दर्जनों खूंखार आदमी बाहर बंदूकों के साथ पहरा दे रहे थे। वह सभी अगस्त्य की गाड़ियों का सामने से इंतजार कर रहे थे। अगस्त्य, नंदिनी ने डरते हुए अगस्त्य की कमीज को मुट्ठी से कस लिया। वहाँ तो पूरी फौज खड़ी है, हम यहाँ ऊपर क्यों खड़े हैं? कहीं उन्होंने हमें यहाँ देख लिया और गोलियां चला दी तो? अगस्त्य ने एक बेहद शांत, सर्द और शैतानी मुस्कान के साथ नंदिनी की तरफ देखा। उसने नंदिनी को अपनी ओर खींचा और उसे अपनी गाड़ी के भारी बोतल किसे टिकाकर खुद उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। उसके फौलादी हाथ नंदिनी की कमर पर थे, उसे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराते हुए। तुम्हें क्या लगा नंदिनी? अगस्त्य ने उसके कान के पास झुककर एक बेहद भारी और घमंड भरी आवाज में कहा कि मैं उन बेवकूफ़ों की तरह हूँ जो अपनी जान और अपनी रानी को हथेली पर रखकर सिर्फ हीरो बनने के लिए गोलियों के बीच घुस जाएंगे। मेरा दिमाग मेरे हथियारों से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तभी विक्रम पीछे से आया। उसके हाथ में एक काले रंग का धातु का बक्सा था। विक्रम ने बक्सा खोला जिसमें सिर्फ एक लाल रंग का बटन लगा हुआ था। नंदिनी की आंखें हैरानी से फैल गई। ये क्या है? इवानोव को लगा कि मैं उसके गोदाम पर सामने से हमला करूंगा। अगस्त्य की नज़रें नीचे उन दुश्मनों पर टिक गई जो अभी भी बेवकूफ़ों की तरह दरवाजे पर खड़े थे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कल रात जब वो मेरे घर पर अपने हथियारे भेज रहा था तब मेरे आदमियों ने ज़मीन के नीचे से एक सुरंग खोदकर उसके इस पूरे गोदाम की नींव में टन भर बारूद बिछा दिए थे। मेरी लड़ाई खून खराबे से नहीं, दिमाग से शुरू होती है और खात्मे पर ख़त्म होती है। नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए। इस इंसान का दिमाग कितनी भयानक और गहरी साजिशें रच सकता था, इसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन था। अगस्त्य ने कोई खतरा मोल नहीं लिया था। उसने खेल शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया था। अगस्त्य ने वह धातु का बक्सा नंदिनी के हाथों में पकड़ा दिया। ये तुम क्या? नंदिनी के हाथ कांपने लगे। अगस्त्य ने अपने दोनों हाथ नंदिनी के कांपते हाथों से के ऊपर रख दिए और उसे पीछे से अपनी चौड़ी छाती से पूरी तरह से छुपा लिया। मैंने कहा था ना, आज दुनिया देखेगी कि इस शैतान की जागीर कौन है। जो लोग तुम्हें डराना चाहते हैं, आज तुम खुद उनके वजूद को मिटाओगी। दबाओ इसे। नंदिनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। एक तरफ खौफ था और दूसरी तरफ इस बात का नशा कि दुनिया का सबसे खूंखार इंसान अपनी पूरी ताकत उसके हाथों में सौंप रहा था। अगस्त्य की सांसों की गर्माहट और उसकी बाहों की वो जबरदस्त पकड़ नंदिनी को हर डर से आज़ाद कर रही थी। नंदिनी ने अगस्त्य की आंखों में देखा, फिर नीचे उस गोदाम की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करके उस लाल बटन को जोर से दबा दिया। अगले ही सेकंड धरती एक भयंकर भूकंप की तरह कांप उठी। एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। इवानोव का वह विशाल और अजेय माने जाने वाला गोदाम एक ही झटके में आग के भयंकर गोले में तब्दील हो गया। आसमान में धुएं और आग का एक विशाल गुबाल उठने लगा। इवानोव के वो सारे हथियारबंद आदमी उस आग में तिनके की तरह राख हो गए। किसी को संभलने या बंदूक उठाने का मौका तक नहीं मिला। धमाके की तेज आवाज़ से नंदिनी चीख पड़ी और उसने अपने दोनों हाथ अगस्त्य के सीने में छुपा लिए। अगस्त्य ने उसे अपनी बाहों में इतनी मजबूती से जकड़ लिया कि उस भयंकर धमाके की गूंज और हवा का तेज झोंका भी नंदिनी को छू नहीं पाया। आग की उन भयंकर लपटों की रोशनी अगस्त्य के सख्त और शांत चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। दूसरी तरफ इवानोव था, जिसे इस धमाके की आवाज़ फ़ोन पर साफ सुनाई दे रही थी। सुना तुमने? अगस्त्य की आवाज़ मौत के सन्नाटे जैसी थी। मैंने तुम्हारे गोदाम में घुसने की जहमत भी नहीं उठाई इवानोव। मैंने अपनी जगह से हिले बिना तुम्हारा आधा साम्राज्य राख में मिला दिया है और ये बटन मेरी नंदिनी ने दबाया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब पारी तुम्हारी है। अगस्त्य ने फ़ोन काट दिया और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया।
विस्फोट की गूंज धीरे धीरे कम हो रही थी और नीचे पहाड़ी पर अब सिर्फ इवानॉम के उन तबाह हो चुके गोदाम से उठने वाली आग की लपटों की आवाज़ आ रही थी। अगस्त्य का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसने कोई बहुत मामूली सा काम निपटा लिया हो। उसने वो रिमोट वाला धातु का बक्सा विक्रम की तरफ फेंक दिया और मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगा। नंदिनी अभी भी वही खड़ी नीचे उठते हुए धुएं को के गुबार को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसका दिमाग अभी भी इस बात को प्रोसेस कर रहा था कि इस इंसान ने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन का पूरा एम्पायर राख में मिला दिया। अगस्त्य गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके पास आया। अब क्या पूरी जिंदगी यही खड़ी रहकर उस राख को घूरती रहोगी? बैठो अंदर। नंदिनी ने झटके से उसकी तरफ देखा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक बहुत ही अजीब और जोरदार आवाज़ ने उस खतरनाक सन्नाटे को तोड़ दिया। गुड गुड। आवाज़ किसी और चीज़ की नहीं बल्कि नंदिनी के पेट की थी। कल रात से कि उस खौफनाक हमले, फिर उस बेकाबू रोमांस और अब इस बम धमाके के बीच नंदिनी ने कल शाम के बाद से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। अगस्त्य, जिसके चेहरे पर हमेशा एक बर्फीली सख्ती रहती थी, उसकी आंखें एक पल के लिए रुकी और उसकी नज़र सीधे नंदिनी के पेट पर गई। नंदिनी का चेहरा एक ही सेकंड में शर्म से लाल हो गया। उसने झट से अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? इंसान हूँ मैं, मशीन नहीं। कल रात से आपके इस एक्शन और थ्रिलर के चक्कर में मैंने एक बिस्किट तक नहीं खाया है और ऊपर से आपने सुबह सुबह मुझसे बम फोड़ने का इतना भारी काम करवा लिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। भूख तो लगेगी ना? अगस्त्य के होठों के किनारे एक बहुत ही हल्की सी, लगभग ना दिखने वाली मुस्कान तैर गई। उसने विक्रम की तरफ बिना देखे इशारा किया। विक्रम, पीछे की गाड़ियाँ हवेली ले जाओ, मैं और नंदिनी अकेले आएंगे। लेकिन बॉस, आपकी सुरक्षा, विक्रम ने घबराते हुए कहा। अगस्त्य ने अपनी सर्द आंखों से विक्रम को घूरा और विक्रम तुरंत समझ गया कि अब एक और शब्द बोलना अपनी मौत को दावत देना होगा। अगस्त्य ने अपनी मैविक का ड्राइविंग दरवाज़ा खोला और खुद स्टीयरिंग व्हील पर बैठ गया। नंदिनी चुपचाप जाकर बगल वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी एक झटके में पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? नंदिनी ने ऐसी ही हवा में अपनी तरफ करते हुए पूछा। हवेली नहीं जा रहे। तुम्हें भूख लगी है ना? अगस्त्य ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां टैप करते हुए एक गहरी सांस ली। अगर मैं तुम्हें अभी हवेली ले गया तो तुम रास्ते पर अपनी इस भूख का रोना रोकर मेरा दिमाग खराब कर दोगी। 15 मिनट बाद अगस्त्य की चमचमाती ब्लैक मैविक शहर के सबसे एक्सक्लूसिव और महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट के सामने रुकी। यहाँ आम लोगों की एंट्री नहीं थी, लेकिन अगस्त्य रायज़ादा का नाम ही काफ़ी था। जैसे ही वह अंदर गए, रेस्टोरेंट के मैनेजर के पसीने छूट गए। अगस्त्य ने एक ही इशारे में पूरे रेस्टोरेंट को खाली करवा दिया था। अब उस विशाल आलीशान डाइनिंग एरिया में सिर्फ वो दोनों थे। टेबल पर बैठकर नंदिनी ने जब मेन्यू कार्ड खोला तो उसका सिर चकरा गया। ये क्या है? ये कोई खाने की चीज़ों के नाम है क्या, या किसी फ्रेंच गाली की डिक्शनरी? ऑबर्जिन कैवियार विथ ट्रफल एसेंस। हे भगवान, ये कौन खाता है? अगस्त्य अपनी लेदर की कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक कर बैठा था। उसकी नज़रें बस नंदिनी के चेहरे पर टिकी थी। उसका वो फ्रस्ट्रेशन और बच्चों जैसी हरकतें अगस्त्य को अंदर ही अंदर बहुत सुकून दे रही थी। तुम्हें जो समझ आ रहा है वो ऑर्डर कर दो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नंदिनी ने मेन्यू कार्ड को मेज पर पटक दिया। उसने सामने खड़े कांपते हुए वेटर की तरफ देखा। भैया सुनो, ये सब घास फूस और अजीब नाम वाला खाना मुझे नहीं चाहिए। आपके पास बढ़िया सा बटर पनीर मसाला, गार्लिक नान और एकदम तीखी वाली हरी चटनी है? और हाँ, प्याज के लच्छे भी लाना, नींबू डालकर। वेटर ने घबराकर अगस्त्य की तरफ देखा। 5 स्टार फ्रेंच रेस्टोरेंट में बटर पनीर मसाला? अगस्त्य ने अपनी सर्द आवाज़ में कहा। जो इसने कहा है वो 10 मिनट के अंदर टेबल पर होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारा ये रेस्टोरेंट खरीद कर
यहाँ सच में ढाबा खुलवा दूंगा। वेटर लगभग भागते हुए किचन की तरफ गया। कुछ ही देर में टेबल पर खाना आ गया। नंदिनी बिना किसी नखरे या एटीट्यूड के ऐसे खाना टूट पड़ी जैसे सालों से भूखी हो। अगस्त्य ने अपनी प्लेट में सिर्फ एक ब्लैक कॉफ़ी रखी थी। वो बस अपनी कोहनी मेज पर टिकाए अपनी गहरी आंखों से नंदिनी को खाते हुए देख रहा था। आप नहीं खाएंगे? नंदिनी ने एक हाथ से नान तोड़ते हुए और दूसरे हाथ से अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर करते हुए पूछा। मुझे भूख नहीं है, अगस्त्य ने धीरे से कहा। उसकी नज़र नंदिनी के होठों के किनारे लगे थोड़े से बटर पर गई। उसने बिना कुछ सोचे अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने अंगूठे से उस बटर को पोंछ लिया। नंदिनी एक पल के लिए रुक गई। अगस्त्य के अंगूठे का वो रफ और गर्म स्पर्श सीधा उसके दिल में उतरा। उसने नजरें उठाई। अगस्त्य की आंखों में अब वो खूंखार माफिया नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अपनी इस पागल लड़की की परवाह थी। आप मुझे ऐसे मत घूरा करिए, नंदिनी ने अपनी नज़रें प्लेट पर झुकाते हुए धीमी आवाज़ में कहा। मुझे खाना खाने में शर्म आती है। तुम और शर्म? अगस्त्य ने एक नशीली हंसी के साथ हंस कहा। कल रात तो तुम में बिल्कुल शर्म नहीं थी। अगस्त्य, नंदिनी का चेहरा फिर से लाल हो गया और उसने मेज के नीचे के से अगस्त्य के पैर पर हल्की सी लात मारी। अगस्त्य की हल्की सी हंसी कमरे में गूंजी। ये पल उसके बीच का सबसे सुकून भरा पल था। कोई खतरा नहीं, कोई गोलियों की आवाज़ नहीं, सिर्फ वो दोनों और उनकी ये अजीब सी नोक-झोंक। फिर नंदिनी ने उसके ना करने पर अपने हाथों से खाना खिला ही दिया था। खाना खत्म करने के बाद वे वापस गाड़ी में बैठे। रात घिर चुकी थी और शहर की सड़कें काफ़ी खाली हो गई थी। हवेली का रास्ता शहर के बाहरी इलाके में होकर गुजरता था, जहां अंदर का माहौल बहुत शांत और रोमांटिक था। बैकग्राउंड में बहुत ही धीमी आवाज़ में कोई धुन बज रही थी और नंदिनी अगस्त्य के कंधे पर अपना सिर रखकर आंखें बंद किए हुए थी। लेकिन अगस्त्य का दिमाग कभी आराम नहीं करता था। पिछले 5 मिनट से उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सड़क कुछ ज़्यादा ही खाली थी। जो स्ट्रीट लाइट्स हमेशा जलती रहती थी वह इस वक्त पूरी तरह से बंद थी। और सबसे बड़ी बात, अगस्त्य की मैविक के डैशबोर्ड पर लगे रडार में पीछे से आ रही 2 काली गाड़ियों की स्पीड अचानक बढ़ गई थी। अगस्त्य की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर सख्त हो गई। उसकी छठी इंद्री चीख चीख कर बता रही थी कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। ये इवन नाम के आदमी नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनका नेटवर्क अगस्त्य ने अभी अभी तबाह किया था। ये कोई और था, कोई ऐसा जो अगस्त्य के हर मूव को जानता था। नंदिनी, अगस्त्य की आवाज़ अचानक बहुत सर्द और अलर्ट हो गई। नंदिनी ने आंखें खोली। बिना नींद में ही जवाब दिया। अपनी सीट बेल्ट टाइट करो और अपना सिर डैशबोर्ड के नीचे कर लो, अभी। नंदिनी ने झटके से आंखें खोली। अगस्त्य का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था और उसकी नज़रें रियल व्यू मिरर पर गड़ी थी। क्या हुआ? नंदिनी घबराते हुए सीधी बैठी। जो कहा है वो करो, अगस्त्य दहाड़ा। इससे पहले कि नंदिनी को समझ पाती, एक कान फोड़ देने वाली आवाज़ हुई। पीछे से आ रही एक भारी बखरबंद एसयूवी ने अगस्त्य की मैविक को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि नंदिनी का सिर डैशबोर्ड से टकराते हुए बचा। गाड़ी हवा में उछलने जैसी हो गई, लेकिन अगस्त्य की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर फौलादी जैसी थी। उसने एक झटके में गाड़ी को कंट्रोल किया और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। अगस्त्य, नंदिनी चीखी। उसका दिल खौफ से बाहर आने को हो रहा था। नीचे बैठो नंदिनी। अगस्त्य ने गाड़ी की स्पीड 150 के पार कर दी, लेकिन तभी आगे के अंधेरे रास्ते से अचानक 2 भारी ट्रक आकर बीच सड़क पर खड़े हो गए, जिन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये एक बहुत ही परफेक्ट और सोची समझी साजिश थी। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था, लेकिन कैसे? आखिर उनकी खबर इन्हें लगी कैसे? अगस्त्य ने ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर मारा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था।
मैविक के टायर सड़क पर बुरी तरह घिसते हुए एक भयानक चीखती हुई आवाज़ के साथ गाड़ी ट्रकों के कुछ ही इंच की दूरी पर जाकर रुक गई। अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ नंदिनी की भारी और खौफनाक सांसों की आवाज़ आ रही थी। तभी सामने खड़े उन ट्रकों की हेडलाइट्स एक साथ फुल बीम पर ऑन हो गई, जिससे अगस्त्य और नंदिनी की आंखें पूरी तरह से चौंधिया गई। अगस्त्य, मुझे डर लग रहा है। नंदिनी ने अगस्त्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगस्त्य ने अपनी सीट बेल्ट खोली। उसकी आंखों में अब मौत नाच रही थी। उसने डैशबोर्ड के नीचे से अपनी 2 भारी पिस्तौल निकाली और उन्हें लोड किया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इवानोव का सफाया हो चुका था, तो ये कौन था? इससे पहले कि अगस्त्य गाड़ी का दरवाज़ा खोलता, बाहर से एक अजीब सी फुफकारने वाली की आवाज़ आई। अगस्त्य की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत गाड़ी के एसी और वेंटिलेटर सिस्टम को बंद करने के लिए बटन दबाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हमलावरों ने गोलियां नहीं चलाई थी। उन्होंने गाड़ी के नीचे एक बहुत ही हाई लेवल का मिलिट्री गैस, टीयर गैस और नर्व एजेंट, बेहोश होने वाला धुआं का ग्रेनेड फोड़ा था। सफ़ेद रंग का वो गाढ़ा और दम घोटू धुआं गाड़ी के वेंटर से अंदर भरने लगा था। नंदिनी, अपनी सांस रोको, अगस्त्य चीखा। उसने अपनी शर्ट का कॉलर फाड़ा और उसे नंदिनी की नाक और मुंह पर जोर से दबा दिया ताकि वो उस धुएं को सांस में ना ले सके। लेकिन वो धुआं इतना तेज था कि आंखों में भयंकर जलन होने लगी। नंदिनी खांसने लगी। उसका दम घुट रहा था। अगस्त्य, मैं सांस नहीं, मेरी तरफ देखो। नंदिनी, आंखें बंद मत करना। अगस्त्य ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो खुद उस धुएं को बर्दाश्त कर रहा था ताकि नंदिनी को बचा सके। बाहर से भारी बूटों के चलने की आवाज़ें आने लगी। कोई उनकी गाड़ी की तरफ आ रहा था। अगस्त्य का दिमाग सुन पड़ने लगा था, लेकिन उसका जुनून और उसकी पॉसेसिवनेस उसे हार मानने नहीं दे सकती थी। उसने अपनी बंदूक उठाई और खिड़की के कांच पर तान दी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस धुएं का गुबार था। तभी ड्राइवर साइड की खिड़की का कांच एक भारी हथौड़े के वार से चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े अगस्त्य के चेहरे और सीने पर लगे। एक काले मास्क वाले आदमी ने अपना हाथ अंदर डाला और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। अगस्त्य ने पलक झपकते ही अपनी पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे उस आदमी के सिर में लगी और वो पीछे की तरफ गिर गया। लेकिन उसने गिरते ही 4 और आदमी वहां आ गए। उन्होंने अगस्त्य पर अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाई, बल्कि उनके हाथों में भारी शॉक बेल्ट बिजली वाले डंडे थे। एक आदमी ने वो शॉक बेल्ट सीधा अगस्त्य के कंधे पर मारा। 1000 वोल्ट्स के झटके से अगस्त्य का पूरा शरीर कांप गया और उसके हाथ से पिस्तौल नीचे गिर गई। अगस्त्य, नंदिनी चीख पड़ी। वो धुएं की वजह से लगभग आधी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अगस्त्य को तड़पते हुए देखकर उसके अंदर ना जाने कहां से ताकत आ गई। उसने उस आदमी को धक्का देने की कोशिश की। इसे छोड़ो, हमारा टारगेट सिर्फ लड़की है, बाहर खड़े एक भारी आवाज़ वाले आदमी ने हुक्म दिया। जैसे ही अगस्त्य ने ये सुना, उसके अंदर का बाप दादाओं वाला वो खूंखार माफिया जाग उठा। बिजली की झटके और धुएं के बावजूद उसने एक वहशी जानवर की तरह उस आदमी का गला पकड़ लिया। उसने नंदिनी की तरफ हाथ बढ़ाया था। उसे छुआ भी तो तुम्हारी रूह नोच लूंगा, अगस्त्य ने खून की उल्टी करते हुए गुर्राकर कहा और उस आदमी की गर्दन एक ही झटके में तोड़ दी। लेकिन तभी पीछे से 2 और आदमियों ने अगस्त्य के सिर पर किसी भारी लोहे की रॉड से इतनी जोरदार वार किया कि अगस्त्य का सिर डैशबोर्ड पर जा लगा। खून का एक फव्वारा फूटा और अगस्त्य की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अगस्त्य, नहीं, प्लीज़। नंदिनी रोते हुए उसके खून से सने चेहरे को थामने की कोशिश कर रही थी। उसका खुद का शरीर धुएं की वजह से सुन पड़ चुका था। हमलावरों ने नंदिनी को बेरहमी से बालों से पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया।
अगस्त्य की आंखें बस थोड़ी सी खुली थी। वो अपनी नंदिनी को चीखते हुए उन आदमियों के हाथों में घसीटता हुआ देख रहा था। उसका शरीर साथ छोड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जो बेबसी और गुस्सा था वो इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। नंदिनी को उन्होंने एक काली वैन में फेंक दिया। अगस्त्य, नंदिनी आखिरी चीख उस धुंधली और ठंडी रात में गूंजी और फिर वैन का दरवाज़ा बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद वो भारी गाड़ियाँ वहाँ से गायब हो गई। सड़क पर अब सिर्फ सन्नाटा था। अगस्त्य की तबाह हो चुकी मैविक के अंदर धुएं और खून के बीच अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बदमाश अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना कर रहा था। उसकी वो जागीर, उसका वो गुरूर जिसे उसने दुनिया से छिपा रखा था, उसे कोई उसकी आंखों के सामने से छीन कर ले गया था। ये कोई हादसा नहीं था, ये अगस्त्य रायज़ादा की उस डार्क और खौफनाक दुनिया की शुरुआत थी, जहां अब कोई नियम, कोई रहम नहीं होगा, अब सिर्फ तबाही होगी। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें। और आप लोगों की डिमांड की वजह से हमने ये स्टोरी आगे बढ़ाई है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टोरी लॉन्ग में जाए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कितनी लंबी होनी चाहिए और कहाँ तक जानी चाहिए। धन्यवाद।